डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। ध्यान देना है, नव लेमार्कवाद जब हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को याद होगा कि लेमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, उस सिद्धांत के संशोधित रूप को नव लेमार्कवाद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से डार्विनवाद का जो सिद्धांत था, जो कल हम लोग पढ़े थे, तो उस डार्विन के सिद्धांत का संशोधित रूप बदलते समय के साथ उनकी जो मान्यताएं थी, उसका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में क्या त्रुटि रह गया था और नए वैज्ञानिक के द्वारा उस त्रुटि को किस प्रकार से दूर किया गया था, या उसका सहारा लेकर क्या नया नियम प्रकाशित हुआ था, इन सारी व्याख्या को जानेंगे हम लोग नव डार्विनवाद के अंतर्गत। तो छोटा सा पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा पहला पॉइंट है कि डार्विन के सिद्धांत के प्रकाशित होने के लगभग 40 वर्ष तक डार्विनवाद पर सभी का 100% यानी 100% विश्वास रहा। यानी डार्विन जब खोज कर रहा था, उसके द्वारा जो प्रकाशित सिद्धांत का था, सभी वैज्ञानिकों ने अच्छी तरीके से लगभग 40 वर्ष तक इसको वैल्यू दिया, उसको माना, और सबका उस पर अटूट विश्वास था कि यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ घटनाएं यहां भी घटी। क्या घटी, ध्यान दीजिएगा। मेंडल, जीजे मेंडल, जिसे आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, ठीक, जिसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें आनुवंशिकी के नियम के आधार पर बहुत सारी नई नई प्रकार की प्रजाति का विकास हुआ था। ठीक है, तो चूंकि ये विकास के सिद्धांत है, तो मेंडल के वंशागति नियम की पुष्टि के बाद, क्योंकि मेंडल के साथ भी इसी तरह की घटनाएं घटी थी कि मेंडल के मरने के 35 साल के बाद खुद उसके सिद्धांत को प्रकाशित किया गया था। अर्थात मेंडल को खुद नहीं पता है अभी तक कि हम इतने बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि उसके मरने के बाद ही उसके नियम को प्रकाशित किया गया था। ये सब कहानी हम लोग जानते हैं। तो मेंडल का जो वंशागति नियम था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी पुष्टि जब हो गया तो डार्विन के सिद्धांत पर संदेह उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि मेंडल के वंशागति नियम के पुष्टि होने के बाद ही डार्विन के सिद्धांत पर संदेह लोगों को हुआ कि कहीं ना कहीं डार्विन में कुछ त्रुटि रह गया था। ठीक है, इसके बाद मेंडल के नियम के आधार पर डार्विन के सिद्धांत को नया रूप मिला, जिसमें मेंडल के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या थी, जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए कि नव डार्विनवाद में डार्विन के सिद्धांत को जो नया संशोधित रूप मिला, उसमें मेंडल के नियम के आधार पर व्याख्या किया गया था, इसीलिए उसे नव डार्विनवाद के नाम से जाना गया। ठीक, लेकिन नव डार्विनवाद के अंतर्गत कुछ ऐसा स्टडी नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो मेंडल ने अपना कहानी लिखना शुरू कर दिया, ने अपने वंशागतिक नियम को प्रकाशित किया, तो वहां के बाद मेंडल का युग समाप्त हो गया। उसके बाद इनहेरिटेंस के विषय में बहुत सारी नई नई खोज हुई और नई नई प्रजाति किस प्रकार से विकास करते, इसके बारे में मेंडल ने बहुत सारी बातों को बताया था। अब देखिए ध्यान से, नव डार्विनवाद के अनुसार क्या मुख्य बात था, उसको साइड से आप लोग लिख लीजिए। अगर एक नंबर क्वेश्चन में पूछ दे नव डार्विनवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी जीवों में पाई जाने वाली वंशागति विभिन्नताएं। ध्यान दीजिए, वंशागति विभिन्नताएं का मतलब हो गया कि प्रत्येक जीवों के आने वाले जो वंश होते हैं, एक लंबे समय के बाद उसमें परिवर्तन होता है, जिसे आनुवंशिकी यानी कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाने वाले विभिन्नता होती है। यानी वंशागति विभिन्नताएं पर प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया द्वारा जीन संगठन में होने वाले परिवर्तन, यानी प्रकृति में रहने के बाद जीन में जो परिवर्तन आता है, जैव विकास को प्रदर्शित करता है, वही जैव विकास को प्रदर्शित करता है। ये नव डार्विनवाद के आधार पर था, क्योंकि डार्विन ने सिर्फ लिखा था कि नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर ही काम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या जानना था कि नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर जो उनके जीन संगठन में अंतर आता है, उस जीन संगठन में वंशागति हो जाती है। इन मुख्य बातों को फोकस किया गया था। तो जो हमारा थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग वंशागति नहीं, जैव विकास के सिद्धांत के तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उतारें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम
जैव विकास के तीसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वीजमैन का जरण द्रव्य सिद्धांत, वीजमैन्स जर्म प्लाज्म थ्योरी। पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। इस थ्योरी का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। इस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को। एक होता है सोमेटिक पार्ट्स, यानी कायिक भाग हमारे शरीर के अंदर जो वंशागति नहीं होती है, और एक होता है हम लोग के अंदर जर्म पदार्थ, अर्थात उसको जर्मिनल सेल कह सकते हैं हम लोग, यानी कि जरण द्रव्य भी कह सकते हैं उसको। तो जरण द्रव्य जो होते हैं अंडाणु और शुक्राणु, ये हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वो वंशागति होती है, यानी अगली पीढ़ी में चले जाती है। ऐसे ही कुछ सिद्धांत के ऊपर यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए आइए समझते हैं कुछ बातों को, ठीक है। जैसे सबसे पहले परिचय हो जाए कि सन 1892 में जर्मन के वैज्ञानिक जिसका नाम था ऑगस्ट वीजमैन ने जरण द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा कि वैज्ञानिक कहाँ के थे, जर्मन के थे। ईस्वी कितना था, 1892 ईस्वी में। नाम था ऑगस्ट वीजमैन। इन्होंने ही जरण द्रव्य सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवों के शरीर में दो भाग होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जीवों के शरीर में दो भाग होते हैं। पहला जो कायिक द्रव्य कहलाता है सोमेटोप्लाज्म, दूसरा है जरण द्रव्य जिसे हम लोग जर्म प्लाज्म कहते हैं। आइए देखिए पहला क्या है। पहला है कायिक द्रव्य सोमेटोप्लाज्म। जीवधारियों के शरीर का वह भाग या कोशिका, वह भाग कहिए या कोशिका कहिए, एक ही बात है, जो वंशागति नहीं होती है, अर्थात जीवों के शरीर के कोशिकाओं में परिवर्तन होने पर वह परिवर्तन वंशागति नहीं होते हैं। ध्यान देना, जीवों के शरीर की कोशिकाओं में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो वंशागति नहीं होगी, मतलब अगले में वो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी उसी पीढ़ी तक सीमित हो जाती है, जिसे हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, अंडाणु और शुक्राणु को छोड़ दीजिए, वो सभी कोशिकाएं क्या होगा, हमारे मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगी, ठीक। और अलग अलग धर्म के लोग उसे अलग अलग तरीके से उस बॉडी को नष्ट कर देता है। लेकिन दूसरा भाग जो हमारा है जरण द्रव्य, इसमें क्या समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यह द्रव्य जरण कोशिका में पाया जाता है, जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात यह वंशागति होती है, वंशागत होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेतु का निर्माण करता है, एक ब्रिज, पुल बनाता है। ये सेतु मतलब होता है जैसे मेरा जो अगला पीढ़ी है वो मेरे पीढ़ी से एक संबंध स्थापित करता है, और अगला कहता है कि मेरा वंश को ले जाने वाला जो है तो वो हमारा ही संतान होगा। तो वो संतान जो निर्माण जैसे होगा तो मेरा अंश उसमें चला जाएगा और एक सेतु का निर्माण हो जाएगा दो पीढ़ी के बीच में। ये मुख्य बातें हम लोग समझ चुके हैं। उसी को शॉर्ट में आप देख लीजिए कि जरण द्रव्य प्रत्येक पीढ़ी में निरंतर बनी रहती है, ये बात हम लोग किए हैं। लेकिन कायिक द्रव्य जीवों के मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाती है। इतना सा छोटा सा टॉपिक था। अब इसके सिद्धांत के बारे में कुछ मुख्य बातों को फिर हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग उतार लीजिए। जस्ट अभी मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स के साथ। आइए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो वीजमैन के सिद्धांत के अनुसार किन मुख्य बातों पर फोकस किया गया था समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिकी पदार्थ के वाहक होते हैं, यानी अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, क्रोमोसोम, पहली बात। दूसरी बात है हमारा कि जन्म द्रव्य जो जर्म प्लाज्म होते हैं उसमें होने वाले उत्परिवर्तन ही वंशागति होते हैं, यानी उसमें जो उत्परिवर्तन होगा वो वंशागति होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है युग्मक जनन, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। याद होगा हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत दो प्रकार पढ़े थे। पहला मेल के लिए था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता था, शुक्राणु का निर्माण होता था, जिसे हम लोग शुक्र जनन कहते थे। और
फीमेल में oogenesis यानी अंडाणु जनन होता था, अंड जनन उसको कहते थे। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अगुणित युग्मक यानी हैप्लॉइड गैमेट n का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है। यानी अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, ये हम लोग जानते हैं। अगला देखिए क्या था, कायिक द्रव्य। कायिक द्रव्य जो हमारा था, जिसको हम लोग पढ़े थे सोमेटोप्लाज्म, उसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, यानी 2n होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि युग्मक में n और कायिक कोशिका या कायिक जनन में क्या होगा, 2n होगा। अगला क्या एक पॉइंट था कि जनन द्रव्य अमर होते हैं क्योंकि यह वंशागति होते हैं, यानी जनन द्रव्य अंडाणु शुक्राणु का अंश कभी मरता नहीं है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जनन द्रव्य क्या होता है, वो मरणशील नहीं होता है, ठीक है, अमर होता है। और इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो बॉडी सेल होता है, सोमेटिक सेल जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, मृत्यु हमारे जैसे हुए उसके साथ वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग वीजमैन के सिद्धांत को अच्छे से समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।